हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंटर 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई का रिवीजन हम करने वाले हैं, एकदम रॉकेट रिवीजन करने वाले हैं। शू शटाक से रिवाइज तुम्हें करवाने वाली हूँ। रॉकेट वापस आ गया क्योंकि रिवाइज भी तो करवाना है ना यार। तो यार ये वाले दोनों चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन चैप्टर्स को, स्टार्टिंग विद द एटम्स। एटम्स बेटा जो चैप्टर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में स्टडी किया गया है। सबसे पहला मॉडल आया था डेल्टन मॉडल। डेल्टन जी ने बोला एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। फिर थॉमसन जी आए, थॉमसन जी ने बोला नहीं नहीं, ये तो मॉडल बहुत ही एकदम टेस्टी मॉडल जैसा है। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल से हम कंपेयर कर सकते हैं एटॉमिक मॉडल को, जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं कहीं आपके पास एम्बेडेड है और पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आए रदरफोर्ड जी ने थ्योरी दिया एटम का, है ना। एंड उसके बाद गीगर एंड मार्डसन, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वहां से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया और ये साबित हुआ कि थॉमसन ने जो बोला था कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा सही नहीं है। एटम के अंदर बिल्कुल सेंटर एक ऐसा रीजन है जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ये जितनी भी थ्योरी मैं आपको करवा रही हूं ये आप एक लेयर बनाते जा रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसमें ना कुछ कुछ छोटी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा बेटा डिस्टेंस होता है? जब आपके पास न्यूक्लियस है सामने, है ना, गोल्ड फॉइल लिया था उन्होंने, तो गोल्ड एटम का न्यूक्लियस सामने है, अल्फा पार्टिकल जाके उसके ऊपर स्कैटर करने वाला है। अल्फा के पास भी पॉजिटिव चार्ज है और वहां पर भी न्यूक्लियस के अंदर प्लस ऑफ जेड पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा एक हद तक ही पास आ सकते हैं। बेटा अल्फा पार्टिकल की एकदम बैंड बज जाएगी यार, एकदम डर जाएगा इतना सारा पॉजिटिव चार्ज सामने देखकर, तो वो स्कैटर हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर सकता है किसी भी एटम को, दैट डिस्टेंस इज रेफर टू एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटा यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से आपके पास आर नॉट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है। Z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आती है इंपैक्ट पैरामीटर। बेटा अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास कर रही है और कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से फार अवे, बहुत दूर है, जा रहा था, बट उसका जो इंपैक्ट, न्यूक्लियस का इंपैक्ट जो अल्फा पार्टिकल पे पड़ा, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गया। क्या हो गया? स्कैटर हो गया। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बेटा अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से पास कर रही है, दैट डिस्टेंस इज रेफर टू एज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला रहता है उसमें आपको क्या याद रखना है? दैट इंपैक्ट पैरामीटर B is inversely dependent upon kinetic energy and it is directly dependent upon cot of theta beta 2, where theta is what? Theta is a scattering angle. theta क्या है यहाँ पे? scattering angle है। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ग्राफिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, बेटा रदरफोर्ड जी ने क्या बोला? रदरफोर्ड जी ने ये चीज बोली कि आपके पास अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है तो सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज एक सेंट्रल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, सेंट्रल रीजन ऑफ द एटम में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जान रहे हैं। तो ये चीज देखी गई कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, उन्होंने कम स्कैटरिंग एंगल से स्कैटर हो गए या तो एकदम सीधा ही निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो हेड ऑन हेड कोलिजन करने जा रहा था शायद न्यूक्लियस के साथ, और वो डर के दुबक के वापस आ गया एक बहुत लार्ज स्कैटरिंग एंगल पर। तो आप देखें जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है आपके पास बेटा अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हैं वो कम होते जा रहे हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जो गीगर एंड मार्डसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उनके जो पॉइंट्स थे वो डॉटेड पॉइंट्स हैं, और जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। यानी कि रदरफोर्ड की थ्योरी गीगर एंड मार्डसन के एक्सपेरिमेंट के साथ एकदम सिंक में बैठी, और यहां पे ये प्रूफ हुआ कि एटम के अंदर सेंटर में एक ऐसा रीजन है जहां पर सारा का सारा मास एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सिर्फ सुपर डुपर क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है जी। बट इसमें एक ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को। अगर ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते जाएंगे तो आफ्टर घूमी घूमी करिंग, है ना, अगर घूमते जाएंगे तो बेटा वो कुछ रेडिएशन लूज करेंगे। अगर कुछ रेडिएशन लूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा दे विल गेट स्टक इन द न्यूक्लियस एंड द एटम विल
कोलैप्स। बट हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं मैटर, अगर हम ध्यान से देखें जितनी भी चीजें हमारे अराउंड हैं बेटा, उनमें से कोई चीज ऐसा है कि एकदम ठा हो रही है, फट रही है? नहीं ना यार, सब कुछ स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके लिए हम आगे चलेंगे। फिर आपके पास पिक्चर में आता है बेटा क्या, बोहर का मॉडल। ठीक है, पोस्टुलेट्स पहले रदरफोर्ड के पढ़ लीजिए। एटम्स हैव अ सेंट्रल मैसिव पॉजिटिवली चार्ज है ना कोर विच इज रेफर टू एज न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। बेटा साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना बताया उन्होंने, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का बताया। और साइज ऑफ द एटम क्या होता है, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। इस चीज को दिमाग में फीड कर लेना, ये बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं, बट इन साइजेस के ऊपर भी बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है बेटा बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में आपके पास 3 पोस्टुलेट्स आते हैं। बोहर्स ने अगेन बेटा थ्योरी दी थी, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। सबसे पहला उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया उन्होंने ये दिया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना जिन ऑर्बिट्स में, वो ऐसे वैसे ऑर्बिट नहीं है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जहां पर आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा किसके बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। और अगर हम बात करें, ये वो वाले ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है बेटा, क्वांटाइज्ड रहता है। यानी कि एल की वैल्यू कितने के बराबर रहती है, NH बटा 2 पाई के बराबर रहती है, विच इज फर्दर इक्वल्स टू mv इंटू आर। ठीक है, एन यहाँ पे क्या रहता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा n इज एन इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर है। ठीक है जी, ओके आगे बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो बेटा अगर वो एक ऑर्बिट टू दूसरे ऑर्बिट जंप करता है या फिर एक ऑर्बिट टू दूसरे ऑर्बिट आता है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो एक फोटोन को अगर लेट सपोज ऊपर जा रहा है तो उसको कुछ ऊर्जा चाहिए, वो कुछ खा के ही बेटा ऊपर जाएगा, यानी कि वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और अपर लेवल पर जाएगा। बट अगर अपर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो वो किसी फोटोन को एमिट करके बेटा हायर लेवल टू लोअर लेवल आएगा। ठीक है, हायर लेवल टू लोअर लेवल आएगा। सो यहाँ पे ये चीज बताई गई दैट इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट to another lower energy non-radiating orbit. When it does so, a photon is emitted having energy equals to the energy difference between the initial and the final stages. ठीक है बेटा, उसके बाद ना यहाँ पे postulates यूज करके कुछ डेरिवेशंस आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि रेडियस की डेरिवेशन, स्पीड की डेरिवेशन, टाइम पीरियड की डेरिवेशन। सो आपको मैम क्या सब याद रखनी है हमको? नहीं, सब नहीं याद रखनी है, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो मैं आर का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर यानी कि रेडियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी कर रहा है। ठीक है, उसका जनरल रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है, n² डिवाइडेड बाय z, हम 2 4 पाई 2 मेंबर कितने इस तरफ 2। ठीक है, मेंबर कितने इस तरफ 2। मैंने आपको ये फॉर्मूला करवा रखा है याद, बहुत दिल से याद करवाया था यार। आई होप आपने मेरे लेक्चर्स को अगर लगाया है तो आपको ये चीजें आती हैं अच्छे से। ठीक है, इस बेसिकली फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए अपन क्या करते थे, फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट का साइमल्टेनियसली यूज करेंगे बेटा। फर्स्ट पोस्टुलेट से हम निकालेंगे आर की वैल्यू, ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट से हम निकालेंगे वी की वैल्यू और उस फर्स्ट पोस्टुलेट से निकली हुई आर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आर का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बेटा आप यहाँ पे के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर लें, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, K को अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर ले तो आप इस वाले फॉर्मूला तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग है, बस उसकी डिफरेंट लिखने का तरीका है। बट जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स वो कौन सा है, ये मैंने आपके लिए सब नोट्स बना रखे हैं बेटा। अगर मैं बात करूं n की वैल्यू क्या है मैम, K L M N शेल्स है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या साबित होती है बेटा, अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मैं बात कर रहे हैं आपसे, मान के चलिए कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, Z की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, N की वैल्यू 1 है, उस केस में फर्स्ट ऑर्बिट का अगर मैं रेडियस पूछूं तो कितना निकल के आता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं, दीज आर द वैल्यूज फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। सो प्लीज मेक श्योर दैट आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप इनको एक बार गो थ्रू करें, रीड करें। ठीक है बेटा, जितने भी नोट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा मैम का,
है ना, मैम के नेम से एक लिंक मिलेगा, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है, ब्रह्मास्त्र फॉर बोर्ड्स, ठीक है, आप उस बैच में बिल्कुल फ्री में एनरोल हो जाएंगे, 0 रुपीज उसकी कॉस्ट है। बस फायदा ये है बेटा, एक जगह पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और आप सारे नोट्स को वहां से डाउनलोड करें, आपको कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं आएगी। दूसरा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन उसका लिंक मेंशन है, टीम इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में भी डाल देगी, ठीक है। सो आपको हमारे साथ ओवरऑल बेटा जुड़े रहना है ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मैम आपके साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। चलिए, सो बेटा v यानी कि स्पीड का फॉर्मूला 2.2 × 10⁶ z डिवाइडेड बाय n। z यानी कि एटॉमिक नंबर पर डायरेक्ट डिपेंडेंस और आपके पास n यानी कि शेल्स के नंबर पर इनवर्स डिपेंडेंस आती है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। टाइम पीरियड n क्यूब पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, z स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बेटा आपके पास z स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और n क्यूब पर इनवर्सली डिपेंड करती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी बेटा kZe² डिवाइडेड बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ kZe² डिवाइडेड बाय r और टोटल एनर्जी माइनस ऑफ kZe² डिवाइडेड बाय 2rn। अब एक जो इंपॉर्टेंट रिश्ता निकल के आता है यहाँ पे वो क्या है बेटा, अगर आप टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, दिख रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, बस टोटल एनर्जी उतना ही नेगेटिव में है, उतना ही नेगेटिव में है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, बेसिकली इट इज 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 गया, आपके पास यही फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी वाला। सो एक रिश्ता याद रखेंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी। ये 2 रिश्ते आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछा गया है बेटा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछा गया, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग दिस थिंग। आगे चलते हैं, अगर आप बात करो बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट की, रेडबर्ग कांस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आगे स्पेक्ट्रम में अभी हम डिफरेंट वेवफॉर्म्स देखेंगे, है ना, डिफरेंट अपन स्पेक्ट्रम देखेंगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज देखेंगे, तो उसमें रेडबर्ग कांस्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है बेटा। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h का क्यूब इंटू c। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर बेसिक फॉर्मूला देखें ना एनर्जी का बेटा, एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो -13.6 z² बाय n² निकल के आता है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बेटा r इंटू सी इंटू एच की वैल्यू कितनी आ जाती है, 13.6 निकल के आ जाती है। तो यहां से आप रेडबर्ग कांस्टेंट को कैसे समझ सकते हैं, 13.6 डिवाइडेड बाय c इंटू एच, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास वेव नंबर का एक फॉर्मूला होता है बेटा, 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब जितनी भी अपने पास सीरीज है, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, बफन, मैंने उनकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज कैसे आएंगी बेटा, लाइमन सीरीज में हमेशा याद रखो लॉट के फर्स्ट लेवल पर आना है, कहीं से भी लौट के आ सकते हो बट फर्स्ट लेवल पर लौट कर आना है, बामर में सेकंड, पास्चर में थर्ड, ब्रैकेट में फोर्थ, बफन में फिफ्थ। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि लाइमन के कॉरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट पे लौट के आना है, ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्थ पे लौट के आना है। और अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ की बात करूं बेटा, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/λ। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। बोलो एनर्जी मैक्सिमम कैसे हो सकती है, फर्स्ट लेवल और इनफाइनाइट लेवल के बीच में अगर मैं एनर्जी डिफरेंस देखूं तो वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज की वैल्यूज जो है वो लर्न करके जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। अब डी ब्रॉय जी जो थे ना, उन्होंने क्या बोला कि बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है यानी कि L इज इक्वल्स टू NH/2π, वो ऑर्बिट्स जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है वही ऑर्बिटल सिर्फ अलाउड ऑर्बिट्स है। इनको उसने लिंक किया डी ब्रॉय ने अपनी वेव इक्वेशन से। डी ब्रॉय ने क्या बोला था कि हर एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ भी एक एसोसिएटेड वेव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक एसोसिएटेड वेव है। तो डी ब्रॉय ने बोला कि अगर मैं एक ऑर्बिट की बात करूं तो उसका सरकमफ्रेंस, मैं सर्कुलर ऑर्बिट मान के चल रहा हूं, उसका सरकमफ्रेंस 2πrn के बराबर है। तो बेटा ये 2πrn n लैम्डा के बराबर होगा, वेयर n इज अगेन एंड व्हाट, इंटीजर। तो n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। सो बेटा अगर फर्स्ट वेव फॉर्म, सेकंड वेव फॉर्म, थर्ड वेव फॉर्म, फोर्थ वेव फॉर्म, ये सब वेव फॉर्म्स देखें तो यहाँ पे आपके पास टोटल कुल मिलाकर 4 वेव फॉर्म्स बनती हैं।
इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेव्स हैं वो कितनी है, 4 है। सो बेटा यहाँ पे एक चीज आपको रियलाइज हो जाती है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर ये वाले ऑर्बिट की बात करें तो दिस इज अलाउड। अगर यहीं पर n की वैल्यू बेटा 1.5 या 2.5 होती तो ये शायद अलाउड नहीं होता। सो आई एम होपिंग दैट कि ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। फिर अब हम चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एटम्स होता है फिनिश। अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियाई चैप्टर की। न्यूक्लियाई एकदम पिद्दू सा चैप्टर है, ठीक है बेटा। अब जैसे आप काजू कतली लेने जाओ तो केजी में बोलोगे ना, 1 किलो काजू कतली दे दो या 250 ग्राम दे दो या आप 500 ग्राम दे दो, है ना। तो एक स्टैंडर्ड आपके पास एक ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, टू मेजर दैट काजू कतली। सो सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियर लेवल पे जाएं या हम बात करें न्यूक्लियाइज की, तो उस केस में बेटा जो मासेस होते हैं ना उनको हम केजी में मेजर नहीं करते, उनको हम एज एन एटॉमिक मास यूनिट मेजर करते हैं। तो 1 एटॉमिक मास कितने केजी के बराबर होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है। इस तरीके से आप किसी भी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहां पे बेटा ए रहता है मास नंबर। मास नंबर में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। Z इज व्हाट, Z इज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम होते हैं। एटम ओवरऑल क्या होता है, आपके पास न्यूट्रल होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई वैसे तो सिलेबस में से रिड्यूस है, बट फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो यार, कुछ नहीं पता होता, जब बुरा टाइम आए तो यार कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमर्स। आइसोटोप्स में सेम Z नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स में सेम मास नंबर, different atomic number, same physical properties, different chemical properties. Isotones में same number of neutrons and isomers में same molecular formula but different structures. ठीक है, सो एक बार go through कर लेना इससे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होती है, उससे पहले साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा साइज ऑफ द न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं न्यूक्लियाई के साइज की बात करूं तो आपके पास वहां पे रेडियस का फॉर्मूला आता है, R = R0 a raised to the power 1/3, where a is the मास नंबर, है ना। हर एक न्यूक्लियाई के विद रिस्पेक्ट टू बेटा आपको मास नंबर जो है वहां पर गिवन होगा, तो आपको उसका रेडियस पूछा जाएगा, तो आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, आपके पास रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो R0 है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट रहता है। R0 की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस बेटा कांस्टेंट होती है 2.3 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स का क्यूब, ठीक है। आप कोई सा भी न्यूक्लियाई ले लीजिए, बट डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी बेटा, यही रहेगी। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ये प्रूव करना आता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम करके मास को आप सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियॉन का मास m, यानी कि m × a आपके पास टोटल मास आ गया, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r का क्यूब। r के क्यूब को फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से बेटा आपके पास ऊपर एक मास आ रहा है, नीचे आपके पास a 1/3 होल का क्यूब करोगे तो नीचे भी आपके पास मास आ जाएगा। मास से मास कट जाएगा, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर प्रूव हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट, E = mc² = 931.5 MeV। ये रिलेशन बहुत बार यूज होता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मास डिफेक्ट। देखो, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग खुश थे अपनी दुनिया में, है ना, कुछ एक्स प्रोटॉन्स थे, कुछ वाई न्यूट्रॉन्स थे, अलग अलग बैठे थे, एकदम मजे में थे, बट जैसे ही हमने इनको साथ में बिठा दिया एक न्यूक्लियस के बीच में, तो बेटा देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक देम ब्रिंग एंड सिट टुगेदर, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ जो मास होता है ना बेटा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जितना मास का डिफरेंस आता है मास ऑफ द न्यूक्लियाई के बीच में और इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करने के बीच में, सो दैट इज रेफर टू एज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट इज ZMP, दिस इज बेसिकली द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स, A - Z Mn यानी कि टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, माइनस ऑफ M यानी कि मास ऑफ द न्यूक्लियाई। बेटा फर्दर आपको एक चीज पता है कि जो न्यूक्लियाई की बात करें हम, वो ओवरऑल एटम का पूरा मास लेकर बैठा है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका निग्लिजिबल मास है, तो बेटा इसको हम मास ऑफ द एटम से भी कभी कभी रिप्लेस कर देते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है जी। सो दिस विल गिव यू व्हाट, मास डिफेक्ट। नेक्स्ट आगे आ जाइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना चाहते हैं, तो बेटा आपके पास यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है,
इससे फर्क पड़ता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है। एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए न्यूक्लियस में से कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बताएगा कि कोई न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स यू व्हाट बेटा, द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपके पास यहाँ पे एक कर्व प्लॉट किया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन MeVs डिवाइडेड बाय मास नंबर A। तो आपके पास देखा गया कि अगर आप मास नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं तो कुल मिलाकर बीच वाला एक ऐसा रीजन आता है जिसमें आयरन के कॉरस्पॉन्डिंगली 8.8 MeV आपके पास 8.8 MeV पर न्यूक्लियन बेटा वैल्यू निकल के आती है किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मैक्सिमम। ये मतलब आउटमोस्ट स्टेबल है यार, इससे ज्यादा स्टेबल और कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो हायर न्यूक्लियाइज है बेटा, ये आप देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी कम है, और जो लोअर वाले न्यूक्लियाइज हैं इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेन कम है विद रिस्पेक्ट टू द मिडल रीजन। अब एक चीज याद रखना, ये जो कर्व है इसको आंखों में बसा लो यार, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर श्योर, लिख के ले लो, न्यूक्लियाई में से यही से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो आपको एक चीज याद रखनी है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज है ना जो स्टेबल है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, एकता दिखाएंगे बेटा, है ना, यूनिटी दिखाएंगे और ये मिडल रीजन में पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो हायर वाले न्यूक्लियाइज हैं, है ना, जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था बट उनका मास नंबर ज्यादा था, ये क्या करेंगे, टूटेंगे, टूट जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डिकेज करेंगे और बेटा फिर से ये कहां पे आ जाएंगे, मिडल रीजन में आ जाएंगे। एंड मिडल रीजन इज अ स्टेबल रीजन। ठीक है, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है मिडल रीजन का। सो ये वाले न्यूक्लियर फिजन करेंगे और ये वाले न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। ठीक है, सो जब मास नंबर 30 से कम है या मास नंबर 170 से ज्यादा है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेटा क्या है, कम है। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर केस में आपको याद रखना कि मिडल रीजन में पहुंचने की दौड़ लगी है बस। ठीक है, मिडल रीजन में पहुंचने की दौड़ लगी है। आगे चलो, सो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनके रिलेटेड बेटा इनकी जो इक्वेशंस है, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिलेटेड इक्वेशन देख लो, फटाफट से देख लो, शाबाश। हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को ऐड किया गया है और उसका बड़ा आइसोटोप ड्यूटेरियम बनाया गया है। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रिलीज किया गया है, ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस न्यूट्रिनो रिलीज किया गया और एनर्जी बेटा 0.42 MeV रिलीज की गई। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार, मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि ये वाले इक्वेशंस को लिख के देख लेना, क्योंकि पेपर में ये आएंगी। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के केस में बेटा यूरेनियम के जो आपके पास एग्जाम्पल है ना, यूरेनियम टूट रहा है और फाइनली आपके पास यूरेनियम के साथ बेटा एक न्यूट्रॉन की बोmbardment कराई जाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन को एनर्जी देकर भेजा जाता है और बोला जाता है कि जाओ, जाकर बच जाओ किसमें, यूरेनियम में। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये फर्दर, दीज आर द सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स जो फर्दर बेटा आगे चेन रिएक्शंस बना सकते हैं। अगर हम इन न्यूट्रॉन्स को रोक देते हैं, है ना, इनको हम प्रॉपर तरीके से अपने काबू में कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन सकते हैं। बट अगर ये अपने हाथ से निकल गए ना बॉस, ये 3 न्यूट्रॉन्स हर एक रिएक्शन में से 3-3 निकलते जा रहे हैं, तो सोचो कितने निकल जाएंगे मल्टीपल रिएक्शंस में। तो मल्टीपल चेन रिएक्शन होने की वजह से ये वाले जो न्यूट्रॉन्स है ना बेटा, अगर इनको काबू ना किया गया तो एटॉमिक बॉम्ब में जो रिएक्शन बनता है वो यहीं से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक चीज और याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिजन एज ड्यू टू एनर्जी इक्विवेलेंस व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, टोटल मास इज लेस देन द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में से आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो आप हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपैरेटिव टू द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में आपको एक चीज पता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाइज जो है वो कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, तो उस केस में जो मास है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, एक हायर मास में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट जब छोटे छोटे मासेस हायर मास में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ मास लॉस हो जाता है और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में एनर्जी ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है जी, चलिए लास्ट न्यूक्लियर फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, अब बेटा हमने ना एक छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधना है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन जब साथ में बैठेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो हावी होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अरे नहीं, हम तो 2 सेम चार्ज के कैसे साथ में बैठा सकते हैं, बट नहीं, आपने सोचा है न्यूक्लियस के अंदर छोटे से रीजन में 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, यानी कि कोई और बड़ा फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई और बड़ा फोर्स है जो
यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बराबर लगता है। न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है, अगर दो पैरेलल स्पिन के प्रोटॉन्स हैं तो उनमें ज्यादा फोर्स लगेगा, दो एंटी पैरेलल स्पिन के न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं उनमें कम फोर्स लगेगा। सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, सैचुरेटेड फोर्स होता है, यानी कि जस्ट नियर बाय नेबर्स तक ही सीमित रहता है, ज्यादा दूर के प्रोटॉन्स तक जाता नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। एक लिमिट है बेटा, जब तक ये अट्रैक्टिव होता है और किसी पर्टिकुलर लिमिट से बाहर चले जाए तो रिपल्सिव भी होता है न्यूक्लियर फोर्स। क्या लिमिट है मैम, वो आप बता सकती हैं? बिल्कुल बताएंगे बेटा आपको। ये कर्व जो आपको दिखाने जा रहे हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन। तो बेटा आप देखते हैं R0 एक ऐसा डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू रहती है 0.8 फर्मी मीटर। इस R0 से अगर कम का डिस्टेंस है, लेट्स सपोज 0.3 फर्मी मीटर है या 0.2 फर्मी मीटर है बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, तो उस टाइम पर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हावी हो जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं, रिपल्सिव फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा हावी हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, पॉजिटिव में है। बट जैसे ही बेटा आप R0 से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि आप 0.8 से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 0.9 या आप 1 फर्मी मीटर तक चले जाते हैं, बट 3 से 4 फर्मी मीटर से कम ही रहते हैं, उस पर्टिकुलर रेंज में बेटा आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा हावी हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। R0 के केस में बेटा देयर इज जीरो फोर्स कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या है, जीरो है। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट R0 0.8 फर्मी मीटर। एट दिस डिस्टेंस फोर्सेस between the nucleons is zero. The distance larger than 0.8 fermi meter, negative potential energy goes on decreasing. ठीक है, negative potential energy बेटा क्या हो जाती है, decrease होना शुरू हो जाती है, and force is attractive for the distances larger than 0.8 fermi meter and repulsive for the distance less than 0.8 fermi meter. 0.8 fermi meter से कम repulsive, इसके बाद attractive. So this was all about atoms and nuclei chapter. I hope you loved this session यार, है ना। आपके पूरे concepts एकदम आई गेस 25 मिनट में मैंने पूरा का पूरा आपको एटम एंड न्यूक्लियर रिवाइज करवा दिया है। एंड ये सीरीज बेटा उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिनको रिवीजन में प्रॉब्लम आता है। सो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स लेकर मैम आपके लिए आती रहेगी। स्टे ट्यून, बाकी के चैप्टर्स की पैकेट्स ऑलरेडी मैम ने बना दिए आपके लिए, बस एक छोटू सा धमाका रह गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एकदम पिद्दू सा। आई गेस वो तो 5-7 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट उसको भी जरूर से देख लेना। एंड अपनी ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी होम पेज पर ही अवेलेबल है। कीप फॉलोइंग, लव यू ऑल, टेक केयर, डू कमेंट।